में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आप इसमें करके देखें कि आपके कितने ठीक हुए और कितने गलत हुए। मैं आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस का रिवीजन करवा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, भारतीय संविधान आधारभूत संरचना, इससे संबंधित ये प्रश्न है। जो पहला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की व्यवस्था को आधुनिक राज्य के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो है, अब इसमें ए में है पुलिस राज्य, दूसरे में बी में कल्याणकारी राज्य, सी में हस्तक्षेप नीति वाला राज्य और डी में निरंकुश राज्य। तो आंसर ये है बी यानी कल्याणकारी राज्य। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत कौन सा है? राजनीतिक शक्ति का भारत में कौन सा स्रोत है? तो भारत के लोग, संविधान, संसद और राज्य विधानसभाएं। तो इसमें जो आंसर होगा भारत के लोग, यानी कि जो हमारा संविधान है और संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है जो वहीं से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, वो आप उस क्लास में और देखिए। इस समय हम क्वेश्चंस पर ही रहते हैं। तो आंसर 2 का हुआ ए यानी भारत के लोग। निम्नलिखित में से भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत के लोग है। इसको क्या करना है? आपको याद रखना है। याद रखें, सर्वोपरि हमारा संविधान है और हम भारत के लोग हैं और बाकी चीज़ें उन सबसे नीचे ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान सभा जिसने देश का संविधान लिखा किस वर्ष में स्थापित किया गया था? जो संविधान सभा थी वो कब बनी थी? अब ए में है हमारा 1992, 1995 बी में, और 1945, और सी में 1946 और डी 1947। जो आंसर जो है, आंसर इसका हुआ सी 1946। संविधान सभा जिसने देश का संविधान लिखा कब बनी थी? 1946 में बनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो संविधान कब पारित किया गया था? 4 का आंसर जो है, पहला 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आंसर जो है, आंसर है 26 नवंबर 1949। आप इसमें देखें कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व में से भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो कौन से थे? तो इसमें आंसर देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ए में, बी तेज बहादुर सप्रू, सी राजगोपालाचारी और डी में है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब आप बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है 5 का डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी में से व्यक्तित्व में भारतीय संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। इसको भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इन सबको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो विकासशील देशों में सरकार की भूमिका की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी जिम्मेदार है? सबसे पहला जो कारक है, इसमें सबसे पहले जो इसमें कारक आएगा, आर्थिक नियोजन, लोगों की बढ़ती आशाएं। आर्थिक नियोजन जो अर्थव्यवस्था के बारे में लोगों की बढ़ती आशाएं, जो एक्सपेक्टेशंस होती है, और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो ये तीनों इसमें आएंगे। जो है निजीकरण जो है प्राइवेटाइजेशन, वो इसमें आंसर नहीं होगा। तो आंसर इसका हुआ बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस का देखते हैं। अब आंसर देखते हैं नेक्स्ट का, ठीक है। अब देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चंस का जो आंसर है वो इसके रिगार्डिंग है। ठीक है, अब इसका आंसर हुआ। अब देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन से संविधान से जोड़े गए थे? कौन से दिए गए थे? 42वें संविधान संशोधन से। इसमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 42वें संविधान संशोधन जो था उसी में भारत की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो थे शब्द वो जोड़े गए थे। ये आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है अब है, एक संघीय प्रणाली में क्या होता है? लिखित संविधान का होना आवश्यक है, अलिखित संविधान का होना आवश्यक है। अलिखित संविधान का होना आवश्यक है। या तो लिखित या अलिखित संविधान होना चाहिए, किसी भी संविधान की आवश्यकता नहीं है। ABCD। तो आप एक संघीय प्रणाली में किसी को मानते हैं? संघीय प्रणाली में देखिए अलिखित संविधान जो नहीं होगा, या तो लिखित या तो का कोई मतलब ही नहीं होता, या तो कोई चीज़ हो या फिर ना हो। लिखित संविधान का होना आवश्यक है, ये है महत्वपूर्ण, इसको आपको याद रखना है। जो प्रश्न नंबर 8 का आंसर A है। आपको ये लगा करके देखना है कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। एक संघीय राज्य में, अब बात करते हैं, ये भी मिलता जुलता क्वेश्चंस है। एक संघीय राज्य में राज्य केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। केंद्र राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। सरकार के राष्ट्रपति पद के पत्र उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो, एक संघीय राज्य जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्या होता है? राज्य केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली, केंद्र राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली। एक संघीय राज्य में जो होता है, जो राज्य केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। इस बात को, इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ, तो इसका जो आंसर है वो है A। राज्य केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहा, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित करने की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से मिली? याद रखें, किस देश से? A पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर B पर है आयरलैंड, तीसरे C पर है कनाडा और D पर है ऑस्ट्रेलिया। तो आप देखिए कि किससे प्रेरणा मिली थी। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित करने की जो प्रेरणा थी वो मिली थी आयरलैंड के संविधान से। ये आपको याद रखना है। किससे मिली थी? नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से। इसको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की सही प्रकृति को दर्शाता है? कौन सा शब्द दर्शाता है? एकात्मक, संघीय, संसदीय। A में हुआ एकात्मक, B में संघीय, C में संसदीय, D में रूप में संघीय और आत्मा में एकात्मक। तो इसका जो है आंसर जो है इसका रूप में संघीय, कि रूप में तो ये संघीय रहेगा और लेकिन रूप में संज्ञा और आत्मा में एकात्मक रहेगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसका भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव है? देखिए, नंबर ए पर है भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी पर है ब्रिटेन का संविधान, डी पर है आयरलैंड का संविधान। अब आप बताओ इस क्वेश्चन का
कि इसमें सबसे जो प्रभाव है किसका सबसे ज़्यादा है। भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा है। तो आपको याद रखना होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस देश की संवैधानिक प्रणाली का निकटता से अनुसरण करता है। किसका करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और रूस। किसका सबसे ज़्यादा अनुसरण करता है? भारतीय संविधान जो अनुसरण करता है ब्रिटिश का, क्योंकि भारत वो जो थे ब्रिटिश राज था, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे। अब इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप, इसमें बात आ रही है मौलिक अधिकारों की। तो ए पर रहा डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी में जवाहरलाल नेहरू और सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो आंसर होगा इसका जवाहरलाल नेहरू जी। याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये इस वाले। अब नेक्स्ट, ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, भारतीय संविधान देश के संविधान के निरूपण करने के लिए कितना टाइम लगा है। अब इसमें देखेंगे इसमें कितना टाइम लगा था। तो इसका जो आंसर है, आंसर भी थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो रहा है। 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, इसको आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों का एक संघ, भारत राज्यों का संघ होगा, यह संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान राज्यों का संघ होगा, यह संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। अब इसका जो आंसर होगा, आंसर प्रथम अनुसूची। ये इसमें मिसप्रिंट हो रहा है, प्रथम अनुसूची इसमें है, ठीक है, याद रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जिसमें संघीय सरकार की कई विशेषताएं हैं और उस विशेषताएं हैं कि सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किस शब्द में निहित है। दोस्तों इसमें 7 चीज़ की ताय है, तो किस में निहित है। तो पहला जो है शब्द जो है, पहला संविधान, दूसरा संसद, तीसरा उच्चतम न्यायालय सी पर, और डी पर है अधिकारी तंत्र। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर होगा संविधान ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की व्याख्या किसकी भावना पर आधारित है। तो सबसे पहला जो इसमें है, ए पर प्रस्तावना, ठीक है, बी पर निदेशक सिद्धांत, सी पर मौलिक अधिकार, डी पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा इसका जो महत्वपूर्ण है वो आंसर मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसमें होगा प्रस्तावना ए। संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। संविधान को जो है संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। 22 भागों में। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहा है, क्वेश्चंस का पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। 22 भागों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। मौलिक कर्तव्य को कौन से क्वेश्चन पर हैं हम। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो इसमें जो किया गया था अनुच्छेद संशोधन 42वें, इसमें किया गया था 42वें। आंसर हुआ बी। ठीक है, थोड़ा इसमें साफ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। अब देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त किए गए वाक्यांश कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष तो संविधान 14 में प्रयुक्त किए गए वाक्यांश कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है? सभी व्यक्ति समान हैं, सभी कानून सब लोगों के लिए समान है, सभी लोगों सब के लिए देश का कानून सामान्य स्थिति में सभी व्यक्तियों के लिए समान है, समान व्यक्ति कानून सभी के लिए समान रूप से व्यवहार करता है। तो जो इसका आंसर होगा, आंसर इसमें हुआ सी, यानी देश का कानून सामान्य स्थिति में सभी व्यक्तियों के लिए समान है। अगर सामान्य स्थिति है, लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति होती है तो जो केंद्र सरकार का उस समय जो कानून बनाती है, जो रखती है, तो वो रहता है। तो लेकिन सामान्य दिनों में सबके लिए कानून एक जैसे है। लेकिन उस समय भी अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, और बाकी सब पर केंद्र सरकार के द्वारा हो जाता है, के अंडर होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को चरितार्थ करता है? किसको करता है? राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। ठीक है, ये पढ़ा। अपनी पसंद का धर्म के अभ्यास और प्रचार के लिए हर किसी को अवसर, ये भी है समान अवसर। भारत की एकल नागरिकता के लिए धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर हुआ उपरोक्त सभी सारी चीज़ इसमें धर्मनिरपेक्ष चरित्र को चरितार्थ करती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने की बात की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। सामान्य नागरिक संहिता। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा। अब इसमें सी में आया राष्ट्रीय एकीकरण, डी में है समाज के कमजोर वर्गों के लिए समर्थन। जो 23 का जो आंसर होगा, इसका होगा समान नागरिक संहिता का मतलब होता है राष्ट्रीय एकीकरण, कि सभी लोग समान हैं, उनके सारी चीज़ें भी समान होनी चाहिए। अब बात करते हैं निम्नलिखित में किस भाषा को संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए आधिकारिक मानक प्राथमिक स्रोत का विशेष दर्जा प्राप्त है? तो कौन सी को है? अब बताएं कौन सी को? ए में संस्कृत, बी जो है तमिल, सी है भोजपुरी, डी है मैथिली। जो आंसर जो है इसका संस्कृत यानी ए। इसको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखो, इसे बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। अब देखो, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? देखिए, भारत की वैसे तो कोई राष्ट्रीय भाषा डिक्लेयर नहीं की गई है, मतलब कि संविधान में, पर लेकिन राजभाषा जरूर है। हिंदी, अंग्रेजी, ए में हिंदी हुई, बी में अंग्रेजी, सी में अंग्रेजी और हिंदी दोनों, डी में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं। अब जो आंसर है इसका मतलब लिखित रूप से कोई भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राजभाषा है लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो आंसर इसका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी इसको याद रखेंगे, डी हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है? ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ए में का जो न्यायालय है मुंबई उच्च न्यायालय, बी में गुजरात उच्च न्यायालय, सी में लखनऊ उच्च न्यायालय, और डी में हुआ पटना उच्च न्यायालय। जो आंसर जो है गुजरात, महत्वपूर्ण, याद रखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा यह निर्णय से भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? अब इसको ए में 2008, बी में 2009, सी जो है 2010 और डी है 2011। तो जो इसका आंसर है, सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बी 2009। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा को सरकारी भाषा का विशेष स्थान प्राप्त है? देखो, सरकारी भाषा का जो स्थान प्राप्त है, अब याद रखिए, ए में हिंदी, बी में अंग्रेजी, सी जो है हिंदी साथ में अंग्रेजी भाषा को एक अतिरिक्त भाषा के रूप में, और डी जो है कोई सरकारी भाषा नहीं है। तो जो इसका आंसर हुआ इसका सी, क्योंकि जो हिंदी है वो है, लेकिन हिंदी के साथ में अंग्रेजी भाषा को अतिरिक्त भाषा के रूप में भी स्वीकार किया गया है। ये बहुत ही याद रखने वाला क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना होगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अब बात करते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार यह कहा गया कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी यानी देवनागरी लिपि में होगी? तो इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अनुच्छेद 343। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर एकदम सामने ही रखा था। अब देखो, निम्नलिखित में से किस भाषा को 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा का विशेष स्थान दिया गया? तो कौन सी भाषा को दिया गया? ए में तमिल, बी संस्कृत, सी कन्नड़ और डी मलयालम। शास्त्रीय भाषा जो है तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे जो मैं करवा रही हूँ। और अब बात करते हैं ओडिया, जो फरवरी 2014 में शास्त्रीय भाषा का विशेष स्थान दिया गया। ओडिया मतलब ओडिशा में बोली जाने वाली भाषा। अब तक कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का विशेष स्थान दिया जा चुका है? ओडिया को। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कितनी भाषाओं को दिया जा चुका है। ये तो इसमें ए में 3 है, बी में 4, सी में 5 और जो आंसर है 6 भाषाओं को। ठीक है, इन भाषाओं को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। वर्तमान में जब वो भाषा का चैप्टर आएगा तब हम उसमें पढ़ाएंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी वर्णित है? मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? ए जो है 6, बी में 8, सी जो है 11 कह रहा है और डी ऑप्शन जो है वो 12 कह रहा है, लेकिन आंसर इज दैट 11 यानी कि सी जो है ये 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य है 11। अब 32, अब इसको देखें। ठीक है, रोटेट, ये मिस प्रिंट हो रहा है, इसको देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेदों में किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन ए अनुच्छेद 13 से 36, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 15 से 39। जो आंसर है, आंसर इसमें हुआ, आंसर जो है इसमें आता है अनुच्छेद 12 से लेकर 15 तक। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा, 12 से 35। ठीक है, ये 35 है, 35। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन देते हैं? ए में रहा 12 से 19 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 12 से 14, ऑप्शन सी 25 से 28, ऑप्शन डी 21 से 28। जो आंसर जो है इसका अब देखेंगे 25 से 28। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा।
निम्नलिखित में से किन विषयों पर भारतीय संविधान आश्वासन नहीं देता? तो ए, किन किन पर आश्वासन नहीं देता? देश के, ऑप्शन ए, देश के किसी भी भाग में संपत्ति का स्वामी बनने, अधिग्रहण और बेचने का अधिकार। ऑप्शन बी, डी के देश के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। सी, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने का अधिकार। कोई भी व्यापार करने या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब इसमें देखिए, अब इसमें जो है देश के किसी भी संविधान आश्वासन, देश के किसी भी भाग में रूप से घूमने का अधिकार, इसका जो आंसर हुआ सॉरी, इसका जो आंसर, दोबारा इसको पढ़ेंगे दोबारा, ये तो अधिकार देता है। कौन कौन से अधिकार ये हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35 पर। तो इसमें जो है ये देश के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार ये भी देता है, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने का अधिकार ये भी देता है, कोई भी व्यापार करने का अधिकार भी देता है। लेकिन जो नहीं देता वो है किसी देश के किसी भी भाग में संपत्ति का स्वामी बनने, अधिग्रहण और बेचने का, यानी कि ए जो है इसमें नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार संपत्ति का अधिकार ए में है, संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, निर्देशित सिद्धांतों की सूची में वर्णित है। जो इसका आंसर जो हुआ कि ए बी सी डी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हुआ। उच्चतम न्यायालय के जो फैसला है उसको कहता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वह एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार देखिए ऑप्शन में समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये वैसे ये मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्व दोनों में है, लेकिन इसमें जो आंसर होगा, इसमें बात करी जा रही है अनुच्छेदों के अनुसार बात करी जा रही है, तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर हुआ डी। ये मौलिक अधिकारों में नहीं, नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं अनुच्छेद, अब प्रश्न नंबर 38 इसको देखते हैं। 38 क्या है? निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधन के संविधान से हटा दिया गया था? संशोधन क्या गया? संशोधन के संविधान से मौलिक अधिकार को किसको? देखिए, अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार। तो जो इसमें आंसर है, इसका आंसर जो होगा संपत्ति का अधिकार। इसको क्या किया गया था? ये पहले मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया था। किसको? संपत्ति के अधिकार को। इसको याद रखें, संविधान संशोधन 44वें के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन और अनुरक्षण करने संबंधित रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? रिट जारी कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन ए अखिल भारतीय न्यायालय, ठीक है, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय और ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो रिट कौन जारी कर सकता है? 39 का देखिए, तो रिट जो है, रिट जारी करने का जो अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय को है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक नागरिक द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने का अधिकार। ए, ऑप्शन बी संसद इस तरह के उल्लंघन का अवलोकन करे और न्यायालय को निर्देश जारी करे। ऑप्शन सी कार्यकारी न्यायालय को सूचित करके। ऑप्शन डी यह स्वचालित रूप से सुरक्षित है। अब इसमें जो आंसर है, आंसर जो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के पास रिट जारी करके। ठीक है, अब बात ये 40 क्वेश्चन तक हुआ है। अब नेक्स्ट इस पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कौन सा
कौन सा मौलिक अधिकार सामाजिक भेद के भाव संदिग्ध करता है? सामाजिक भेद के उन्मूलन को कौन करता है, यानी कि खत्म करता है? समानता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें है जीवन, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो सबसे पहली बात है इसमें है समानता। जब हम सभी को समान मानते हैं, किसी भी जाति, धर्म, मजहब के अनुसार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, तो वही अधिकार कहलाता है समानता का अधिकार। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, किस स्थिति में किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपात स्थिति, ऑप्शन सी वित्तीय आपात स्थिति, ऑप्शन डी निलंबित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है। देखिए, इसमें जो आंसर होगा, जो आपात स्थिति, आंसर जो है वो है आपात स्थिति वाला। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में क्या सारे के सारे जो अधिकार है वे निलंबित हो जाते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये रहते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 20 और 21 ये याद रखें, ये ख़त्म नहीं होते, बाकी सब पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान किया गया है? ठीक है, अब इसमें देखेंगे, सबसे पहला जो है ए ऑप्शन निर्देशक सिद्धांत, बी ऑप्शन संविधान की प्रस्तावना, सी ऑप्शन मौलिक कर्तव्य, डी ऑप्शन मौलिक अधिकार। जो आंसर है सी मौलिक कर्तव्य। जैसे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने, रक्षा करने के लिए। लेकिन जब भी आप ये पढ़ रहे हैं पॉलिटी, तब भी आपको क्या देखना है कि एक एक चीज़ को पूरी अच्छे से याद करना है। मौलिक कर्तव्य 11 है, उनको अच्छे से करें। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कथन कह रहा है और कारण कहता है नागरिकों के अधिकारों का अनुरक्षण करना राज्य का कर्तव्य नहीं है। देखो, अब इसमें देखिए क्या बात है, अनुच्छेद 44 प्रश्न 44 में बात कर रहे हैं, दोनों ही अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे पर, नागरिक के अधिकारों का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य नहीं है, तो ये गलत होगा ए। अब इसमें देखें कौन से ऑप्शन में ए आ रहा है और आर गलत आ रहा है, तो ऑप्शन सी में आ रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको ये इस तरह की, इस पर कंसेप्ट क्लैरिटी की जरूरत होती है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से कैसे भिन्न है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन ए में जो है, ऑप्शन ए जो है सिद्धांत केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए है, जबकि अधिकार राज्य के लिए है। सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। ठीक है, इसमें बात की गई है। सिद्धांत संविधान का भाग नहीं है, जबकि अधिकार संविधान का भाग है। तो इसका जो आंसर हुआ बी। इसका सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। जैसे कि देख लिया, पहले मौलिक अधिकार 7 थे, संविधान संशोधन करके उसको कर दिया गया था, और वो कानूनी अधिकार, संपत्ति के अधिकार कानूनी अधिकार के अंतर्गत कर दिया था। तो ये आंसर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है? तो कौन सा? राजाज्ञा, अध्यादेश, अधिसूचना और रिट। और इसमें देखते हैं अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है परिवर्तन। प्रश्न नंबर 46 का जो आंसर है वो है राजाज्ञा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रिट को मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जारी किया जा सकता है? कौन सी रिट को जारी किया जा सकता है? देखो, मौलिक अधिकार को जारी,
तो ये जो रिट है इनको जारी किया जा सकता है, बंदी प्रतिक्षण को भी। ठीक है, जो आंसर है इसमें बंदी प्रतिक्षण भी, परमादेय, निषेध, ये तीनों है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ओके दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चंस पर आपने आंसर राइट किया है और किस पर कितने आपके गलत हुए हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी ज़रूरतमंद, जो भी तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, तो